वार्म ग्रीटिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ फ्राइडे वाटर्स, जो कि एक W4W फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। W4W फाउंडेशन एक थिंक टैंक है जो सिटीजन कलेक्टिव जैसा बनाया गया है, और हम आप सभी को इस सेशन पे आमंत्रित करते हैं। और आज का सेशन 42nd सेशन है। फ्राइडे वाटर्स जो है एक कंटिन्यूएशन है, जो वेडनेसडेज फॉर वाटर हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, उससे हमने फ्राइडे वाटर्स को अलग से करना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास काफी थीम्स और आइडियाज हैं जिससे कि वाटर मैटर्स को रिप्रेजेंट किया जा सके। फ्राइडे वाटर्स में हम करते हैं वाटर टॉकीज, वाटर रीडिंग क्लब, वाटर थीसिस क्लब और वाटर आर्ट्स, जो कि वंस इन अ मंथ होता है। तो आज हम वाटर आर्ट सेशन पे हैं, और ये हर फ्राइडे को होता है, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया। तो आइडिया जो है ये वाटर नॉलेज को अदर फॉर्म्स में कैसे देखा जा सके, क्योंकि वेडनेसडेज फॉर वाटर जब हम कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा साइंटिफिक होता है। हम प्रैक्टिस जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस जिससे बोले हम, और जो ग्राउंड पे काम करते हैं, एक्टिविस्ट बोलिए या ग्राउंड वर्कर्स बोलिए, और रिसर्चर्स और यूथ को लाते हैं। तो हमने फ्राइडे वाटर्स का जो एक अलग से निश बनाया, वो इसलिए क्योंकि वाटर को अलग तरीके से भी लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, जिसमें से आर्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। समय के अनुसार हम देखते हैं कि आर्ट्स हैज बीन बेसिकली एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मीडियम जिसने ना ही खाली बिहेवियरल चेंज लाने में काफी सक्सेसफुल रहा है, बट उसको यूटिलाइज भी किया गया है टाइम एंड अगेन, जिससे कि लोगों समाज में बदलाव लाया जा सके। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो अदर आर्ट फॉर्म्स, अदर इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए के हिसाब से हो, चाहे वो मॉडर्न टाइम के एनिमेशंस हो, जिस पे कि हम आज बात करेंगे। मेरा नाम मानसी बाल भार्गव है, मैं फाउंडर मेंबर हूँ इस इनिशिएटिव की, क्यूरेटर भी हूँ। और मुझे ज्वाइन किया है आज प्रोफेसर सोनिया गुप्ता ने, जो कि प्रोफेसर हैं वॉक्सन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, जो आज के इस सेशन को बेसिकली आगे बढ़ाएंगी और करेंगी। हमारे आज के वाटर आर्ट्स के जो आर्टिस्ट बोलिए या प्रोटैगनिस्ट बोलिए, और बहुत ही वेल नोन पर्सन है, और उनके जो वर्क है बहुत ही सिंप्लीफाइड है। तो हम उनके काम देखेंगे। मिस्टर सुबोध मिश्रा जी, मैं उनको हाल ही में मिली हमारे गंगा प्रोजेक्ट में, और वो एक वेटरन मीडिया प्रोफेशनल, फिल्म मेकर, ट्रांसलेटर, रेडियो प्रेजेंटर, एंड आई कैन रियली गो ऑन एंड ऑन फॉर हिज बायो। बट वो अपने साथ आज डिस्कशन में 30 साल का एक एक्सेप्शनल करियर आपके सामने रखेंगे। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी दिया है, और मैं इसके साथ ही सोनिया गुप्ता जी को इनवाइट करती हूँ कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं, और बाकी का सुबोध जी का मैं बायो आपको चैट बॉक्स में शेयर करती हूँ। Over to you, Sonia, and thank you so much. Thank you, Mansi. It's a pleasure to be with you on the same platform and carry another session of Friday Waters, Water for the Arts forward. So yes, before we begin, please allow me to introduce Subodh Mishra ji. Subodh ji brings more than 30 years of exceptional experience to the table. He's a veteran media professional, as you said, filmmaker, translator, and radio presenter. Since the beginning of his career, he has been professionally active in the field of electronic media. He has worked as a producer, director, editor, and writer with several institutions. He has produced about 50 documentaries, short films, corporate and promotional films on topics related to development, water and sanitation, women's empowerment, and tribes. Subodh ji has vast experience in writing for the Hindi feeds of reputed TV channels such as National Geographic, Discovery, Netflix, the History Channel, among others. Along with active writing, he has done Hindi translations of the scripts of Hollywood films and some popular books. Subodh ji also presents a business show entitled Market Mantra on All India Radio. He cultivates a keen interest in the environment, global landscapes, economy, development, Buddhism, sociology, and wildlife. Along with writing and filmmaking, he is an avid photographer. His work-related travels to remote areas in India, from Kerala to Kashmir and Ladakh to the northeastern states of Rajasthan and Gujarat, have enriched his knowledge. He is a sharp observer and nurtures a special interest in the people, monasteries, landscape, environment, and wildlife of Ladakh. So with that, we will begin the conversation. What say you, Mans?
No, I think that's too little. But what say you, Mansi and Subodhji, that we start today's session with a show of a beautiful video on an animation. Shall I do that? If you allow me? Yes. Okay. Am I allowed to share screen? Yeah. Yes. M for monkey. Monkey माने बंदर. चलो चलो बाहर चल के खेलते हैं. खो-खो खेलेंगे, खो-खो खेलेंगे. नहीं नहीं नहीं, हम क्रिकेट खेलेंगे. नहीं, हम अक्कड़-बक्कड़ खेलेंगे. हाँ, हम अक्कड़-बक्कड़ खेलेंगे. अरे पहले खाना तो खा लो. तुम खाना खाओ, हम लोग खेलना शुरू करते हैं. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100. ऐसे नहीं. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सबसे पहले हाथ धो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सबसे पहले हाथ धो. हाथ धो हाथ धो अपने गंदे हाथ धो. हाथ धो अपने गंदे हाथ धो. खाने से पहले हाथ धो, शौच के बाद हाथ धो. खाने से पहले हाथ धो, शौच के बाद हाथ धो. हाथ धो अपने गंदे हाथ धो. हाथ धो अपने गंदे हाथ धो. मेरे भैया हाथ धो, मेरी बहना हाथ धो. मेरे भैया हाथ धो, मेरी बहना हाथ धो. मेरे भैया हाथ धो, मेरी बहना हाथ धो. क्या तुम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोती? नहीं, मैं तो नहीं धोती. हाथ धोने से क्या फायदा? अरे गंदे हाथ से खाओगी तो बीमार हो जाओगी. तुम्हें पता है इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है, दस्त भी हो सकते हैं. अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था. खाने से पहले हाथ धो, शौच के बाद हाथ धो. खाने से पहले हाथ धो, शौच के बाद हाथ धो. मेरी मम्मी हाथ धो, मेरे पापा हाथ धो. साबुन से तुम हाथ धो, राख से तुम हाथ धो. हाथ धो स्वस्थ रहो सुखी रहो. हाथ धो स्वस्थ रहो और सुखी रहो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सबसे पहले हाथ धो. भैया भेलपुरी देना. ठीक है, अभी बना देते हैं. मिर्च भी डालें क्या? मिर्च? छी, इतने गंदे हाथ. ऐसे हाथ से भेलपुरी बनाकर हमें बीमार करोगे क्या? चलो पहले साबुन से हाथ धो लो. अब तो ठीक है. हाँ, अब साफ है. हाथ धो स्वस्थ रहो सुखी रहो. हाथ धो स्वस्थ रहो और सुखी रहो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सबसे पहले हाथ धो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सबसे पहले हाथ धो. अरे अकेले क्यों खड़े हो? तुम क्यों नहीं खेल रहे? पेट खराब है, दस्त हो रहे हैं. तुम्हें हमेशा यही सब होता रहता है. जानते हो ऐसा क्यों होता है? नहीं. क्या तुम खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोते हो? हाँ. किस चीज से धोते हो? पानी से. और क्या? हाथ सिर्फ पानी से ही नहीं बल्कि साबुन या राख से धोने चाहिए, समझे? हाथ धो स्वस्थ रहो सुखी रहो. हाथ धो स्वस्थ रहो और सुखी रहो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सबसे पहले हाथ धो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो सबसे पहले हाथ धो. खाना बनाने से पहले हाथ साबुन से या राख से अच्छी तरह धो लेने चाहिए. हाथ धो अपने गंदे हाथ धो. हाथ धो अपने गंदे हाथ धो. हाथ धो अपने गंदे हाथ धो. हाथ धो अपने गंदे
Suvachi. That's such a powerful animation. Sorry. Thank you. जी Just so sorry. I forgot to shut this. Yeah. It's such a Yeah. powerful, animation, and it was made in 2006, I believe. So much, I mean, we are all conscious of the hand washing with COVID, but this was so much earlier than that. And Yeah. tell us how this came about, and also because, this is all hand-drawn animation. It's not the computerized animation that we see nowadays. So can you tell us a little more about it? How did this come about? How you got to using the hand-drawn animation, its jingle? Yes, please. जी हाँ, इसकी कहानी 2006 आई थिंक शायद फरवरी का महीना था, और वाटर एड, जैसा आपने नाम देखा होगा उस पर, कि वाटर एड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये कैंपेन उनका लॉन्च होने वाला था। वो पहली बार हैंड वॉशिंग कैंपेन पूरे भारत में वो एक साथ लॉन्च करने वाले थे। उसके लिए उन्हें कैंपेन फिल्म बनानी थी, बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की ज़रूरत थी। तो मैं मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया था, तो मैं वहाँ गया, और रास्ते में मैंने वैसे ही एक कागज़ पे मैं ये लिखता जा रहा था कुछ कि सॉन्ग देखता हूँ, शायद उनका जब ये हैंड वॉशिंग है तो शायद ये हैंड वॉशिंग में शायद वो एक्सेप्ट कर लें ये प्रपोजल भी। सो मैं जब वहाँ मीटिंग में, चलिए बाकी सारी बातें हुई, ऐड बनाना था, एक 30 सेकेंड ऐड जो अभी आप थोड़ी देर में दिखा सकते हैं, वो सब बनाने थे जो नेशनल टीवी पे आए थे उस समय, जो मल्टी लैंग्वेज थे, हर भाषा में बच्चे बोलते हैं अपने गंदे हाथ धो। उसके साथ जब मैंने ये गाने का प्रपोजल दिया, सिर्फ सॉन्ग का, ये 2 मिनट का सॉन्ग था सिर्फ। सो और ये हाँ, एनिमेशन तो ये बाद में, उसके भी 2 साल बाद बना है, 2006 में नहीं बना था ये, तो सिर्फ सॉन्ग बना था। इस सॉन्ग की सीडीज भी हर जगह गई थी, और यहाँ तक कि ब्रिटेन गई, इंग्लिश में डब हुई, भारत की आई थिंक हिंदी के अलावा 7 और लैंग्वेजेस में है, 6 और लैंग्वेजेस में है, एंड 7th इंग्लिश में थी। इंग्लिश में डब होके ये अफ्रीका में भी बजी। ये सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली चीज़ थी जो आज तक मैंने बनाई, और बाकी सब कुछ तो लोग भूल जाते हैं, बट ये एक सॉन्ग हमेशा जो कैची रहता है, जो म्यूज़िक होता है। और शुरुआत हमने वैसे ही की थी, और अक्कड़ बक्कड़ मुझे वैसे ख्याल आया था कि इसके साथ जोड़ता हूँ, ये सबको पता है, कम से कम नॉर्थ इंडिया में जानते हैं लोग, लेकिन जब साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में डब किया था हमने, तो इसमें हमने चेंज किया इसको, वहाँ की भाषाओं से, उनके गानों से जोड़ा जो वहाँ के लिए कैची हो सके, लेकिन ट्यून म्यूजिक यही था। और 2D की बात है तो उस समय खास तौर पर लोगों ने कहा था कि हमें पुराना वाला लुक चाहिए, जो पहले डिज्नी के कार्टून होते थे वैसा लुक चाहिए। तो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि 3D एनिमेशन काफ़ी शुरू हो चुका था और कंप्यूटराइज्ड एनिमेशन था सब कुछ, जो बहुत स्मूथ दिखता है। लेकिन फिर भी हमने आर्टिस्ट ढूंढे, बिठाए, एक एक फ्रेम बनाए, फिर फाइनल इसको हम जो सिर्फ कहें तो लास्ट में जोड़ने का काम होता है वो कंप्यूटर पे होता है। बाकी सब कुछ इसमें एक एक फ्रेम हाथ से बना के स्कैन करके उसको कंप्यूटर पे डाल के फिर उसको एनिमेट करते हैं। तो ये प्रोसेस था, काफ़ी लंबा था, मुश्किल था, गलतियां हो जाए, जैसे एक लाइन कहीं इधर के उधर हो जाए एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में तो चेहरा हिलता हुआ दिखेगा वो आपको देखना पड़ता है कि हर बार वो लाइनें वहीं की वहीं पर रहे ताकि वो स्मूथ दिखे, लेकिन तब भी झटके दिखते हैं इस पुराने तरीके में। So maybe a little bit about the artist also who has drawn this. It's a painstaking effort. जी हाँ, एक्चुअली इसमें एक पूरी टीम थी आर्टिस्ट की। मुझे लगता है कि शायद 15 से 20 लोग काम कर रहे थे क्योंकि ये बहुत अर्जेंट था और सब कुछ करना था हमें जल्दी जल्दी। सो इस पर बहुत सारे लोग थे और इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा दैट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एनिमेशन कोर्स के बच्चे थे बहुत सारे जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। सो मैंने उनको एंगेज किया हुआ था, तो उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी उनके साथ बैठते थे, उनके साथ मिलके उन लोगों ने सारा कुछ बनाया था।
That's really great to know that effort from student side, and it's a really a fantastic production, and it's so relevant even today. जी आज भी देखा जाए तो हाँ. So how this really makes me wonder. I'm sure participants here will also be wondering how did your interest with water. So I'm guessing that you had made the jingle, the song, even before the campaign came along. So I'm guessing that you already have some interest. You already had some interest in water. You are already involved with water. So how did that happen? How did you get interested in the देखिए water पानी issue? मैं ओरिजिनली भारत के पूर्वी राज्यों में से एक से आता हूं जहां पानी की कोई कमी नहीं होती थी आज से 30 साल पहले, लेकिन पिछले 30 साल से मैं दिल्ली में हूं जहां पानी की हमेशा क्राइसिस है, हमेशा दिक्कत रहती है. सो आप कहें कि दिल्ली आने के बाद मुझे समझ में आया कि पानी कितना इम्पोर्टेंट होता है. और फिर दिल्ली के द्वारका इलाके में रहता हूँ, तो यहाँ जब शिफ्ट हुआ था कुछ 18 साल पहले, तो यहाँ टैंकर से ही सप्लाई होता था जैसा आज पूरे बैंगलोर में होता है. और बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत गंदे क्वालिटी का पानी आता था. और इसके बाद, लेकिन उससे पहले की बात बताता हूँ मैं. 1996 में मैंने इंदिरा गांधी कनाल पे एक डॉक्यूमेंट्री की थी जो दूरदर्शन के लिए थी. 1996 में जो आज़ादी के 50 साल वाले सीरीज में बन रही थी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो इंडिया के अचीवमेंट दिखा रहे थे 50 इयर्स के. सो उस पर इंदिरा गांधी कनाल जो राजस्थान में है, रेगिस्तान तक पानी पहुंचाता है, उसको हमने शुरू से अंत तक शूट किया था. उस जमाने में जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, और हम रेगिस्तान में वैसे ही घूमते थे. पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ वो कनाल है. सो हम वहाँ घूम घूम के शूट कर रहे होते थे. और वहाँ देखा हमने, कई गांवों में जाकर देखा जहाँ पहली बार हमारे सामने पहली बार वो पाइप से पानी निकला. उन लोगों ने, उनकी शायद पहले की कभी 10-15 जनरेशन में किसी ने बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर नहीं देखा था. तो वो हमारे लिए एक्सपीरियंस बहुत अजीब था. वो बहता हुआ पानी देखना और उनके चेहरे देखना, वो शूट करना, वो बहुत ही कमाल का अनुभव था. तो तब मुझे समझ में आया कि ये पानी कितना मायने रखता है लोगों की ज़िंदगी में. एक दिन आपको ना मिले, एक दिन सप्लाई ना आए, तो आपको पता चल जाता है क्या है. फिर वाटर के साथ, पानी के साथ सैनिटेशन, मतलब उससे जुड़ा हुआ हिस्सा है, अभिन्न है. आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं. पानी होना चाहिए और सफाई भी होनी चाहिए, स्वच्छता भी उतनी ज़रूरी है. सो इसके साथ था, फिर जब इसमें काम करने के मौके मिले, आईसी मटेरियल डेवलप करने के लिए जब लोगों ने कांटेक्ट किया, क्योंकि उससे पहले मैं डेवलपमेंट सेक्टर की डॉक्यूमेंट्रीज वैसे करता था, बस इस सेक्टर के लिए जब कहा तो इसमें होता है कि आपका दिल मिल जाता है, लगता है अच्छा चलो इस पर तो मन लगा के हम काम करते हैं, बाकी तो हम प्रोफेशनल काम करते ही रहते हैं किसी भी तरह का. सो वाटर के लिए जब भी कोई बोलता है तो मैं बहुत उत्साह से उसमें लग जाता हूँ कि ठीक है, इस पर तो काम शुरू करें. So correct. I mean, many of us are blessed that we are residents of cities where we have enough water and we don't realize what people have to go through. Like you just talked about Delhi, no less than Delhi. And right now it is also happening at Bangalore. We know what the water crisis is. But when we were talking earlier, you were discussing also your experience at Ladakh. Regarding the water, the availability of water. Would you tell us a little more about it? लद्दाख में एक्चुअली जब हम वहाँ देखें, पुराना मैनेजमेंट था उनका. लद्दाख इज अ ड्राई डेजर्ट, सब लोग जानते हैं. सूखा ड्राई है एंड कोल्ड है, कोल्ड डेजर्ट. आई मीन हम ऐसे कहें तो बेहतर. एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. यस. तो कोल्ड डेजर्ट वो एरिड जोन में आता है, कोल्ड डेजर्ट है. पानी वहाँ पर जब एक्चुअली टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो समर में जाते हैं, यहाँ के समर में, तो वहाँ पर ग्लेशियर्स के पिघलने से काफ़ी पानी आ रहा होता है, इसलिए उस समय पानी की क्राइसिस आपको समझ में नहीं आती है. लेकिन जैसे ही वहाँ पर टेम्परेचर्स फ्रीजिंग पॉइंट पे आते हैं, वहाँ पानी की क्राइसिस शुरू हो जाती है. ऊपर बर्फ तो बहुत है लेकिन पानी नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली सारे पाइप, वो सारे इंसुलेशन और सब कुछ, अब तो खैर काफ़ी टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है. तो पहले जब मैं लद्दाख में करीब 2012 से हर साल जा रहा हूँ, सो मैंने जब वहाँ के विलेजर्स से वैसे बात की और
लोगों को पूछा कि पहले क्या करते थे आप, कैसे मैनेज करते थे, तो बोले कि पहले तो एक्चुअली जब गर्मी में पानी आता था ऊपर से बह के, तो वो सिस्टम एक बना हुआ था जो हर घर से वो गुजरता था, उन्होंने ऐसे चैनल्स बना रखे थे। तो जैसे उसकी जरूरत का पानी अंदर आ गया तो वो क्लोज कर देता था, पानी आगे जाएगा और हर घर तक पहुंचता था वो पानी, और वही पानी वो खेती के लिए, पीने के लिए, हर चीज के लिए इस्तेमाल करते थे। ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी वो मोस्टली 12-1 बजे के बाद जब सन पूरा ब्राइट होगा तो ऊपर से पिघल के नीचे तक आएगा, शहर तक आएगा। ये उनका पुराना तरीका था, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। वो सिस्टम अभी भी आपको दिखाई देगा, नुब्रा वैली में कहीं कहीं पर थोड़ा सा जिंदा है, तुर्तुक में आपको नजर आ जाएगा, बट मेन लेह शहर में अब खत्म हो चुका है। सो वहाँ ये सारा इशू था। और उसके अलावा हमने वहाँ पर जो पानी के साथ ही जुड़ा हुआ मुद्दा अगर देखें तो प्लास्टिक पोल्यूशन का है, पानी की वजह से, कि जो हम जैसे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लद्दाख में इतना कम पॉपुलेशन है, उस कम पॉपुलेशन के साथ उससे ज्यादा, उस पूरे 5 महीने के सीजन में उससे ज्यादा टूरिस्ट वहां जाते हैं। जो वहां के ओरिजिनल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा टूरिस्ट किसी जगह पर जाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह की क्या हालत होगी, वहां के रिसोर्सेज का क्या हाल होगा। फिर आप एवरेज मान लीजिए, मैं बहुत कंजर्वेटिव हिसाब लगाता हूँ, 5 लाख टूरिस्ट का है अगर, और 1 वीक है एवरेज स्टे सबका, अगर आप माने 7 डेज रहते हैं। मैं आमतौर पर, हम जैसे लोग दिन में 2-3 बोतल पानी यूज कर लेते हैं, 2-3 बॉटल्स कॉमन है, इससे ज्यादा ही करते हैं एक्चुअली। हर कोई चाहता है कि बॉटल वाटर खरीदें हम, जबकि वहां के पानी में ना पॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। आप कोई भी पानी वहां पी लें, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। वहां की नदियां बिल्कुल ब्लू है, सो कोई दिक्कत नहीं है कहीं। बट हम बॉटल वाटर लेते हैं वहां भी जाकर। सो अगर 7 दिन में 5 लाख लोग 1 बोतल का भी एक दिन का हिसाब रखेंगे तो 7 बोतल एक आदमी का, 5 लाख लोग। अब ये बहुत कम है, मैंने पहले हिसाब लगाया था और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था, हर सीजन में कम से कम 20 लाख बॉटल्स वहां पर फेंकी जाती है, और वहां से कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं है उस प्लास्टिक का, और वो सिर्फ पानी की वजह से हो रहा है। अगर हम वहां पानी को मैनेज कर लें बेहतर ढंग से, लोगों को सही पानी दे सके, तो वो 20 लाख बॉटल्स बहुत कम हो सकती है, उससे बहुत कम में वो खत्म हो सकता है। रीयूजेबल बॉटल्स दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। खैर, ये सारी चीजें हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं वो कहाँ तक हो सकता है। तो ऐसी दिक्कतें, आप जब देश में जगह जगह घूमे तो आपको हर जगह एक अलग तरह की, मतलब पानी की दिक्कत। एक्चुअली अब जो आप बोलते हैं कि अगला वॉर पानी के लिए होगा, अब एक्चुअली वो शुरू हो चुका है। तो पानी के रिसोर्सेज आप देखें, आप नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक और इधर लद्दाख से लेके केरल तक कहीं भी चले जाइए, आपको पानी की या उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बोले कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ हर कोई फेस कर रहा है। हो सकता है आप अफोर्ड कर सकते हो सकता है आप बिस्लरी की बोटल्स मंगा रहे हैं और आप बोले कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बट आप किस कीमत पर अफोर्ड कर रहे हैं ये भी तो देखें। कीमत सिर्फ मनी के लिए नहीं, आपके एनवायरनमेंट की क्या कीमत अदा कर रही है। Right. Yes. And so the problem has been entirely created by us. बिल्कुल yeah. ओवर यूज है। अभी भी आप अगर पानी के मुद्दे देखेंगे तो जो काम आप शायद 500 ml पानी में कर सकते हैं, 500 मिलीलीटर वाटर में कर सकते हैं, उस काम के लिए आप देखें, आप घर में लोग 3 से 4 लीटर पानी आराम से वेस्ट करते हैं। एक बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। मेल्स के लिए हमेशा शेव करना रोज, आप देखिए पानी कैसे वेस्ट होता है, तो वो आप बहुत कट कर सकते हैं। बट ठीक है, एक्चुअली ये इतना रैशनल सोचना वो डेवलप करने और आई थिंक बहुत लोगों के अंदर तक पहुंचाने की बात है मैसेज। जब तक हम पहुंचाएंगे और लोग खुद जब तक क्राइसिस नहीं झेलते ना, लोग नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि हर किसी को राजस्थान में जाके रेगिस्तान में घूम कर आना चाहिए, वहां पर 2 दिन वहां के लोकल्स की तरह रहना चाहिए। अपने पैसे से बिस्लरी की बॉटल्स ना खरीदो और जरा वहां रह के देखो, तब समझ में आएगा आपको कि पानी क्या चीज होती है। जी।
True. And also, I really feel that someone like you who have the power of making such documentaries or such animation videos, because this medium really reaches out to people. And this can be, these messages can be very drastic and very, very clear. Sometimes it can be even cruel, to be able to get through to people that this is what is going to happen. It's going to happen in one generation. It's not going to wait till even 2 generations. Maybe our children only will have to, we don't know how much effort they'll have to undergo to just get water. So agar, ye ho jaye to acha rahega, so that people are, it reaches. This is a very good medium, as you know, I don't have to say this, to reach out to people. So maybe we look forward to more such powerful documentaries or videos from you. So that brings me to your passion, that is documentaries, because I just read your CV, which said you made so many documentaries. And you were working in a TV channel, but you decided to give up on that, and then work full time on making going freelance and working on documentaries. So tell us a little more about that. कैसे हुआ, passion, hobby और passion और profession कैसे कर लिए? ये बहुत पुरानी बात है. I mean, मैंने कुछ 1994 में मैं एक चैनल से जुड़ा था. तब ऐसे प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स यहाँ नहीं थे, वो बाहर का था. और वो ज़माना था, तब मैंने टीवी के बेसिक्स सीखे, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी कहीं नहीं होती थी ऑफिशियली. सिर्फ फिल्म की ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट था पुणे में, बाकी कहीं कुछ भी नहीं था. फिर जब उसमें सीखा मैंने, और फिर जब जर्नलिज्म की हालत तभी देख ली थी कि दिल्ली में जो बड़े बड़े सपने हमने देखे थे, फिर लगा कि नहीं, एक्चुअल यहाँ सब कुछ लॉबिंग है. और अगर आपको सचमुच काम करना है तो आप डॉक्यूमेंट्रीज पे जाएं और अपना, या फ्रीलांस लिखने पे जाएं. उस तरह के कामों में जब तक आप नहीं रहेंगे, तब तक आप एक्चुअली दुनिया में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. अगर आप सचमुच कुछ बदलना चाहते हैं तो आप ऐसा काम करें जिससे कुछ होता हो, कोई फर्क पड़ता हो. इस रिपोर्ट लिखने से कुछ नहीं होगा कि इस मंत्री ने ये कह दिया, या फलाने जेंटलमैन ने ये कहा था, वो कहा था, उसने वहां पर उद्घाटन किया था. एक्चुअली उन चीज़ों से होना जाना कुछ भी नहीं है. ये बातें मुझे तभी समझ में आ गई थी. सो ठीक है, तो थोड़े स्ट्रगल्स रहे, थोड़ी दिक्कतें रही, बट ठीक है, क्योंकि बहुत तरह के काम करता रहा. सो जिंदगी चलती रही. फिर अच्छे मौके मिले जब, तो हम अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बना थे. जैसे मैं बता रहा, राजस्थान के लिए उस साल वो जयपुर दूरदर्शन के लिए था. प्रोड्यूसर्स उसके दूसरे थे, मैं डायरेक्शन कर रहा था. और उस डॉक्यूमेंट्री को उस साल जयपुर दूरदर्शन में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था, जहाँ तक मुझे याद है. ये बहुत पुरानी बात हो गई है. सो इस तरह के हैं. अभी भी मैं और हमारे दोस्त हैं रितेश अभी हैं मीटिंग में. हम लोग अभी एक और डॉक्यूमेंट्री पे काम अभी शुरू कर रहे हैं. शायद क्लिप आपके पास अवेलेबल हो तो आप चला सकते हैं. छोटा सा जो हमने अभी शूट किया है, और बहुत ही खूबसूरत है. गंगा और उसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में, जहां मानसी जी से हमारी मुलाकात हुई किस्मत से. So this documentary that Subodhji and you are working on is on plastic pollution and its awareness. I think that's a very, very important topic, and it should reach all strata of society. But Subodhji, you have also made documentary on flood awareness, which is also a very, very important area of study for us. फ्लड अवेयरनेस के लिए वो कैंपेन था जिसके लिए रेडियो एड्स थे कुछ. Okay. वो रेडियो एड्स भी कुछ साल पहले बने थे. आई मीन मोर देन 10 years, उससे भी ज्यादा शायद. सो रेडियो के लिए काम करना, एक्चुअली हमें जब अर्बन जो पीपल हैं हमारे, उनको रेडियो अभी भी बहुत ज़्यादा अपील नहीं करता है. बट रूरल लोगों के लिए अब अभी तो चलिए अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं, सब जगह पे आ गए हैं, तो वीडियो पहुंच जाता है. बट पहले रेडियो बहुत इम्पॉर्टेंट था. और अभी भी फ्लड आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको रेडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम साबित होता है.
सो फ्लड अवेयरनेस के लिए कुछ एड्स किए थे हमने, और रेडियो के लिए भी इस तरह के जैसे स्वच्छता पे, सैनिटेशन पे, पानी पे रेडियो प्रोग्राम्स किए थे जो कुछ समय तक चले थे। सब स्पॉन्सर्ड थे अलग अलग फंडिंग एजेंसी के थ्रू। तो ये सब चलते रहे थे। We are at a phase where plastic pollution is reaching its extreme. हमने जो भोगवादी सभ्यता को एक ऐसा जन्म दे दिया है कि जो आज हमारी मृत्यु का कारण भी बनने वाला है। We need to have small scale solution, not large scale solution. We need more people. Okay, finally I could say sorry. Thank you. जी Yes, and this is so related. So, plastic disposal awareness and floods are also related at many levels. So, please continue, Subodh, about this flood awareness campaign. जी, फ्लड के लिए जो था, अगर आपके पास शायद मैंने शेयर किया था, अगर फ्लड अवेयरनेस के वो ऑडियो हैं क्या, अगर अवेलेबल हो तो बजा सकते हैं, क्योंकि वो हम जब वो करते हैं, आईसी मटेरियल जब भी हम बना रहे होते हैं या जब इस तरह के अवेयरनेस वाली चीज़ बना रहे होते हैं, तो हमें लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना होता है कि वो लोकल लैंग्वेज हो। आप असम के लिए बना रहे हैं तो नेचुरली वहाँ की भाषा में बनाएंगे। बिहार के लिए, ये कैंपेन बिहार के लिए था, तो अगर आप उसमें कोई चलाएंगे तो शायद आपको वो समझ पाएंगे कि वो हिंदी वहाँ के लिए बनाई गई है। सुनो तो सही, जो हर बार हम उसमें इशू उठाते थे, चलिए हम सुनो तो सही के बारे में बता देते हैं कि सुनो तो सही काफी समय तक चला था, कुछ महीनों तक हमने चलाया। वो पूरे झारखंड में सारे स्टेशन से चलता था, ऑल इंडिया रेडियो के। एंड उसमें हर बार वाटर या सैनिटेशन से जुड़ा कोई इशू उठाकर उस पर वो आधे घंटे का एक रेडियो शो था जो चल रहा होता था, जिसमें हर तरह के मुद्दे हमने वहाँ के उठाए थे कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। उसमें मेन एंकर 2 बच्चों को रखा गया था, तो उन्हीं की आवाज़ में वो पूरा शो चलता था। तो आप उसको भी प्ले कर सकते हो, उसका बहुत कैची टाइटल सॉन्ग बनाया था, वो भी मैंने ही लिखा है, मेरा ही प्रोडक्शन है जी। और एक दूसरा है HW कैंपेन, आप शायद उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो हैंड वॉशिंग कैंपेन है, ये तो वही सेम सॉन्ग है सिर्फ। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले इसको प्ले कर देती हूँ। मुझे लगा ये खाली ऑडियो है, वीडियो नहीं है ना? ऑडियो हाँ, नहीं, सिर्फ ये रेडियो शो था जी। सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो तो सही। आओ सुनाए बात पते की, बातें है ये लाख टके की। उछलो कूदो धूम मचाओ, मजे मजे में सीखो सिखाओ। साफ सफाई जिंदाबाद, गंदगी का हो सत्यानाश। साफ सफाई जिंदाबाद, गंदगी का हो सत्यानाश। सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो तो सही। नाइस। ये बहुत पहले का है और ये सिर्फ टाइटल सॉन्ग था। इसके बाद एक आधे घंटे का एपिसोड होता था हमेशा, जो अलग अलग इश्यूज हम हैंडल कर रहे होते थे उसमें। Okay. Yes, that was a very catchy jingle, and I, as you said, that it was all the music was done by you, so that's it's lovely. And that was what I was talking about. It reaches to people and it stays in their hearts if it is going to be this catchy. So I'm also wondering that, you know, in our discussions, you were talking about the certain do's and don'ts of documentaries and your experience with Netflix. Can you tell us a little more about it? जी, डूज एंड डोंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज में अभी तक हमारे देश में जो दिक्कत है अभी तक की, सीरियस डॉक्यूमेंट्री मेकर्स बहुत कम है। लोग उस पर बहुत
सीरियसली काम करना ही नहीं चाहते हैं। आप डॉक्यूमेंट्री होने का मतलब है कि आप उस किसी चीज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, आप फैक्ट्स पर रहें, एंड फैक्ट्स आर सेक्रेड, ये हमेशा याद रखें। जो आपको पक्का मालूम है सिर्फ वही दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट्री में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट्री में कि ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, कि हमने जी प्लास्टिक डाला था गंगा में और गंगा उससे शुद्ध हो गई, ऐसे नहीं बोल सकते हैं आप जब तक आपको पक्का पता ना हो। सो डॉक्यूमेंट्री के साथ जो ये दिक्कत है वो ओवरऑल जो एक लापरवाही वाला रवैया है हमारे यहाँ मीडिया पर्सन्स में कह लें या लोगों में आमतौर पर रहता है कि वो कैसे वो थोड़ा फिक्शन का पार्ट आ जाता है। मैं डॉक्यू ड्रामा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ड्रामेटाइज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री को, बट आप फिक्शन उसमें नहीं डाल सकते। लेकिन ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री में दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारे यहाँ बन रही है उसमें कुछ न कुछ ऐसे एलिमेंट्स घुस आते हैं जो फैक्ट्स नहीं होते हैं कई बार। सो वो अभी लोगों को सीखने या अभी भी समझने और वो इवॉल्व होने की जरूरत है, जो मैंने बाहर से आने वाली टीम्स में देखा था। मैं एक छोटा सा जिक्र करूंगा। अभी बहुत साल पहले की बात है, 18-20 साल पहले की बात है शायद। एक बीबीसी की टीम शूट कर रही थी अजमेर के पास हॉस्पिटल में कहीं, और एक यंग लड़की थी प्रोड्यूसर उसमें आई हुई, एंड कैमरा पर्सन इंडिया का था, दिल्ली का था। सो वो एक डॉक्टर का शॉट था उस पर, और वो डॉक्टर को राउंड लगाते हुए उन्हें शूट करना था। डॉक्टर अपना स्टेथो भूल के आ गया घर में, वो लेके नहीं आया। मैंने कहा कि दूसरे डॉक्टर का ले लो और लगा लो, राउंड ही तो लगाना है। बट वो बीबीसी की प्रोड्यूसर ने कहा नहीं, वो इसके साथ शायद वो बहुत सहज नहीं रहेंगे, वो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा शायद दूसरे का स्टेथो यूज करना। सो 1 घंटा वेट किया उसने कि आप घर से लेके आओ। जबकि क्या था, गले में लटकाना था, उसको कुछ नहीं करना था, उससे कोई काम नहीं करना था, वो सिंपल प्रॉप था। यहाँ होता तो शायद उसकी जगह हेडफोन लगा के लोग काम चला लेते। बट तो ये कहते हैं कि आप जब डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं तो वो जुनून होना चाहिए कि जो होगा वो असली होगा, असली के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सो ये बातें हैं। और बाकी जो नेटफ्लिक्स है, नेशनल ज्योग्राफिक है, डिस्कवरी है, इनके लिए जो स्क्रिप्ट्स ट्रांसलेट की मैंने, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला लाइफ के बारे में, एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, एंड मतलब पैशन वो डेवलप होता गया। मुझे शौक भी था, और जब आप गेन कर रहे होते हैं नॉलेज हर तरह से और बेस्ट से, सो उनकी जो रिसर्च है, उनका जो तरीका है चीज़ों को प्रेजेंट करने का, बहुत सीरियस और ड्राई जो सब्जेक्ट है उसको भी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको दिखाते हैं कि आप 50 मिनट तक बैठ के वो देख रहे होते हैं। सो ये सीखने वाली चीजें हैं जो अभी भी हम सीख ही रहे हैं। This also brings my memory to this, that certain film directors, they may be making feature films, but they are extremely honest. ये जो आपने honesty की बात की है, that honesty is very important in a documentary. So that certain directors, even for feature films, are very renowned in that matter. That if something is supposed to happen in the first floor, it will never be shot on the second floor. बिल्कुल, सत्यजीत राय की कहानी जी। Absolutely. So that is there. That honesty is extremely important because it will shine through. It will go through to the people who are watching and listening. So yes, that is extremely important. And thank you for bringing that attention to us also. Now, Netflix also you have talked about, and along with Netflix, your other experience also, I'm sure, has made you very aware. So this your hobby as a photographer, I'm sure, has come from traveling so widely, right? Yes, I was just going to ask Mansi to show some of your photographs and let us appreciate, and if you can also give us a little background on these photographs, where you ये रणथंभौर में पिछले साल क्लिक की हुई फोटो है।
पिछले साल जस्ट हाँ जून में ही क्लिक किया हुआ, जस्ट 1 साल हुआ है ये। सो ये वहाँ के फोटोज हैं एंड वाइल्ड लाइफ के लिए मैं अक्सर यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, क्लिक कर रहा होता हूँ। सो ये वहाँ का है। एक्चुअली मेरे 2 ही पैशन है, आई मीन या तो पीपल या वाइल्ड लाइफ। Right. So there are some other photos too. Yes, please. Yeah, if you can share, that would be nice. Sorry, Yes, because- went overboard. So these photographs actually cover a wide range of subjects, as I was having a quick look through them. हाँ, And, मोस्टली नेचर। हाँ, Mostly nature, of course. The nature, yes. And I'm sure when Mansi share these photographs, these are really amazing that you got these shots so much in close up. Especially there's one of the moon, which is unbelievable. I don't know what you got it in, but it's absolutely unbelievable. Yes. So, Mansi, if you can please share. Yeah. Yes. Is it visible Yes, now? yes. Yeah. Absolutely. Just go to each one, then we should be able to see it. Yes, this is the moon what I was talking about. This is a stunning photograph. Yes. Sorry, running faster. Yeah, I think if you just open the photographs now, it should be. Are you seeing the pictures? I'm Visible. sharing. Yeah, the whole folder is actually showing, Mansi. Okay, Each photo has to be, yes, It's not yes. showing. Okay. That's quite interesting. I'm sharing this picture. Okay. Yes. Now it's showing up perfectly. Yes, Subodhji, if you can just tell us a little more. हाँ, एक्चुअली ये सब मोस्टली लॉकडाउन में क्लिक की हुई फोटोज हैं, जब कुछ भी काम नहीं होता था और हमें सिर्फ छत पे जाके सिर्फ फोटोज ही क्लिक कर सकते थे जब कहीं भी आना जाना मुश्किल था। सो मून और सन हमेशा मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं अगर एज अ सब्जेक्ट। बट पहले लेंसेज इतने अच्छे नहीं होते थे या हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट नाउ दे आर चीपर एंड अब हम बेहतर लेंसेज के साथ इतने क्लोजअप्स पे जा सकते हैं। शायद अब तो इससे भी बेहतर आ गए तो शायद अगले कुछ साल में हम और क्लोज जा सकें इसके अपने यहाँ से बैठे बैठे। सो मून के फोटोग्राफ्स हैं यहाँ, ये सब लॉकडाउन के ही फोटो हैं कि बाहर स्केरल्स घूमती हुई, क्योंकि इनको पूरी आजादी थी, हम बंद थे अपने घरों में। This one is, particularly spectacular. ये एक्चुअली इट इज ईद का चांद। ये शायद 1-2 साल पहले कभी था। सो जस्ट उसमें थोड़ी देर के लिए जो मून दिखता है जरा सा, वही है। नेक्स्ट ये नीला कमल, ये साउथ में बैंगलोर के पास कहीं क्लिक किया था मैंने। उसके बाद एक उसमें वो कुछ महिलाओं की फोटो है, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है बात। ये तो थिक से मोनेस्ट्री है लद्दाख का, वो जो पहले आप देख रहे थे। हाँ। ये है सॉरी, ये थोड़ा कॉम्प्रेस्ड वर्जन मेरे पास से चला गया आपके पास। ये काफी अच्छा था। ये बाड़मेर की फोटो है और जब मैंने क्लिक किया था तो एयर टेम्परेचर वाज अराउंड 50 डिग्रीज। Oh my God. सो यकीन अगर हमारे शूज के सोल सॉफ्ट हो गए थे, वो मेल्ट कर रहे थे वहां खड़े होकर, क्योंकि एयर टेम्परेचर वाज 50, तो नेचुरली वो तो 60 से ऊपर होगा जो वहाँ सैंड था। सो ये वहाँ के सिंधी लोग हैं, बाड़मेर के पास के बॉर्डर के इलाके में रहते हैं। बाकी इनकी जिंदगी घूमते हुए बीतती है और ये कहीं कहीं जो एक आध पेड़ होता है उसके नीचे बैठे हुए अपने बाजरे की रोटी बना रहे थे। हमने इनको इंटरव्यू किया था और ये बहुत मज़ेदार था, क्योंकि उस समय हम एक्चुअली डेयरी पे फिल्म कर रहे थे, डेयरी फार्मिंग। सो ये लोग बहुत सारे जानवर पालते हैं, इनके पास 200-300 गाय होती है एक साथ,
और सब थोड़ा थोड़ा दूध देती हैं, बट ये उसी तरह से जी रहे होते हैं, एंड इट इज ऑल ऑर्गेनिक, क्योंकि इनके पास ये उसको कहीं स्टॉल फीडिंग करते ही नहीं है, उसको बांध के कुछ खिलाते ही नहीं है, वो तो घूम रही होती है रेगिस्तान में, ना कोई खेत है, ना कोई फर्टिलाइजर है, ना कोई पेस्टिसाइड है, तो रेगिस्तान की वो घास खा रही होती गाय। एंड लेकिन इनकी जिंदगी इतनी पुअर थी उस समय भी, जबकि ये बाड़मेर मेन सिटी से हार्डली 70 किलोमीटर्स है, और इनको अपने मिल्क का उस समय, जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ 10 साल से भी ज्यादा हो गया, तब भी मिल्क उस बाड़मेर सिटी में भी 25 रुपीज के आसपास रहा होगा 1 लीटर। इनको परचेज प्राइस दैट प्योर ऑर्गेनिक मिल्क, उसका इनसे 7 रुपीज में लेते थे लोग। सो ये क्या अर्न करते थे और कैसी इनकी जिंदगी है आप देखें, लेकिन इतने मेहनती लोग हैं और खुश रहने वाले लोग हैं, ये कमाल की बात है मुझे। और मैं मतलब इनको कभी नहीं भूल पाता हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोटोज थे, पीपल एल्बम है मेरा एक उसमें, बट ये फोटो मुझे हमेशा याद रहता है, ये खास लोग थे। ये साउथ इंडिया में है, HD कोट्टे के पास एक जगह है सरगुर, वहां पर है केरल, और ये सनसेट बेसिकली केरल साइड में हो रहा है, मैं कर्नाटक में खड़ा हूँ, उस तरफ क्लिक कर रहा हूँ। ये काबिनी रिजर्वायर है सामने जो नजर आ रहा है। Okay, that's it, Sonia. Yes, I mean, you know, it's really, I don't know, it touches our hearts that these photographs, through these photographs, and not only the photographs, but your stories, you have just brought to us something that we never think about. इधर तो AC चलाए न चलाए इसका चर्चा होती है. And we are looking at 50, 60, 50 plus degree centigrade temperature, or for the other extreme, Ladakh mein cold desert. I mean, you have worked under these conditions, looked at these people, how hard they work, and what little they get, and yet they are so happy. I mean, it's a life lesson, I feel, that you can be happy with very little, and we are so greedy that we want more and more. So really, thank you for bringing this to us, and opening our eyes and hearts to your work, and we will look forward to looking at your work more and more. And with that, I will hand over to Mansi. I think we should be drawing the session to a close. It is nearing an hour. It's over to you, Mansi. थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू। और सुबोध जी, जैसा कि मैं उम्मीद कर रही थी, आपसे बात करने का एक अलग ही आनंद है, और मुझे ये दुख होता है कि मैं आपको इतने लेट जान पाई हूँ, इतने लेट मैं आपसे मिल पाई हूँ, और अब मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साथ में काम कर पाएँ, और इस उम्मीद से कि हम जो मैसेज देना चाहते हैं वाटर से रिलेटेड, जो मैसेज देना चाहते हैं हम पोल्यूशन से रिलेटेड, कम्युनिटी बिहेवियर से रिलेटेड, वो हम और अच्छे से और इम्पैक्टफुल तरीके से हम लोगों तक पहुंचा पाएं। आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है कि एक्चुअली हम आज इतनी बातें नहीं कर सकते जितना आप इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं तो बोलूँगी कि हमने शायद जस्टिस ना किया हो आपके इस टॉक को, बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये तो शुरुआत है शायद मुझे आपके साथ और जानने सीखने का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमने गंगा से एटलीस्ट ये काम शुरू किया है आपके साथ, रितेश जी के साथ, और बाकी सभी गंगा के जो प्रोजेक्ट के साथ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, और शायद इसी सवाल के साथ मैं 1 या 2 सवाल लेना चाहूंगी, या कमेंट्स और सजेशन जो भी हैं, या जो भी 2 शब्द कुछ बोलना चाहे पार्टिसिपेंट से, मैं उनसे लेना चाहूंगी। तो अगर कोई पार्टिसिपेंट अपना सवाल पहले रखना चाहे तो प्लीज अपना हाथ रेज करिए, या सिंपली अपने आप को अनम्यूट करिए और आप सवाल पूछिए, या जो भी आपको कहना है सुबोध जी से, या थोड़ी बात करनी है तो करिए। Mansi, I can see a question in the chat box, but I don't see the person anymore. There is a question there which says students, I think was talking about the students' role in the animation, students compensated for their efforts monetarily or in kind. Yes. हाँ, वो एक्चुअली उसके लिए हमने BIT के साथ ही
MOU किया था एंड वो हमने BIT को पे किया था ऑफिशियली उसके लिए। Okay. Right. Thank you. Yes, Mansi. तो या थैंक यू सर सोनिया। सुबोध जी, मेरा सवाल है, आपने इंडिया को लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, हाइट जो भी बोलिए उसमें आपने इंडिया को देखा है अपनी आंखों से, और एक हम कॉम्प्लेक्स समाज के हिस्सा हैं। उस कॉम्प्लेक्सिटी को आपके मीडियम के थ्रू, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे डॉक्यूमेंट्रीज हो, इतना सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों को पेश करना, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको 1 मिनट, आधे मिनट, 15 सेकेंड में एक बात कन्वे करनी है जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। तो ये जो एक स्किल है, ये आप लोग जैसे लोगों के पास होता है। हम नहीं तो लंबा पेपर लिखते हैं तो उसमें बहुत कुछ बताने का नहीं रहता, वो पेपर आप आधे मिनट में बता देते हैं लोगों को। तो मैं जानना चाहूंगी आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अक्रॉस इंडिया, आप उसमें क्या कॉमन पैटर्न देखते हैं वाटर कंसर्न्स में, और आपको कॉमन पैटर्न जो विजडम में दिखता है वो भी कैसा आपको महसूस होता है देश में आज की तारीख में, क्योंकि आप तो पिछले 30 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। क्या कंसर्न्स हैं आपके, और क्या आपको लगता है हमारे सिल्वर लाइनिंग कहाँ है वाटर सेक्टर में? देखिए, अगर हम कहें, लोग कहते हैं हमेशा कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो तरीके थे, जो समझ थी, वो बेहतर था। ये बात हमेशा आती है, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती है। हमें देखना पड़ेगा कि उसमें से कौन सी चीज़ें साइंटिफिक हैं और कौन सी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें पहले मजबूरी थी। आपके पास जैसे वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं आप, तो पहले हम सब चूँकि पाइप्ड वाटर नहीं था, तो आप कुएं पे डिपेंड करते थे या किसी और ओपन सोर्स पे डिपेंड करते थे। और पानी फेच करना, पानी लाना अपने आप मेहनत वाला काम था। सो एक्चुअली वो आपका विजडम नहीं था, पानी को कम यूज करना आपकी मजबूरी थी। जैसे ही आपको पाइप्ड वाटर मिला, आप बर्बाद करने लग गए क्योंकि अगर विजडम होता तो आप पाइप्ड वाटर को भी बर्बाद नहीं करते। लेकिन वो कुएं से पानी निकालने में मेहनत लगती है ना, तालाब से पानी लाने में मेहनत लगती है। सो उस समय आप बहुत विजडम था कि आप पानी वेस्ट मत करो, इधर मत करो, वो मत डालो, एक बार ऐसे मत करो। बट जैसे ही पाइप्ड वाटर आता है, आप तो बस पाइप लगाते हैं और गाड़ी धोना शुरू कर देते हैं। आप 300 लीटर में रोज सुबह कार वॉश कर रहे होते हैं। सो आई मीन ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वो कहाँ है, वो हमारी समझ में है कहीं। ये समझना पड़ेगा कि पानी कम है भाई, पानी लिमिटेड है। और आप धीरे धीरे देखिए, मतलब जिन जगहों पे मैं वैसे झारखंड से हूँ, एंड झारखंड में आज से 30 साल पहले मैं जहाँ रहता था, 10 फुट पे पानी निकलता था। 10 फीट आप खोदेंगे तो पानी निकल आता था। आज वहां पर 100 फीट 200 फीट भी आप ड्रिल करते रहे, पानी नहीं मिलेगा। ये 30 ईयर्स की कहानी है। 30 ईयर्स में याद हो गया हमारा। उस समय वहां कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल होता था। और मुझे अभी याद आ रही है बात, दिल्ली की जो पहले सीएम थी हमारी, शीला दीक्षित जी, गुजर गई। वो उनकी कहानी थी कि वो बचपन से दिल्ली में रही थी। बोले कि अच्छा, दिल्ली में देखो अभी पानी का इतना क्राइसिस है, और अभी तो हरियाणा पानी रोक देता है, कभी कुछ हो जाता है, यूपी से पानी नहीं आ रहा है, या पॉल्यूशन बढ़ गया है पानी में, तो वो क्राइसिस है। वो बोलते कि उनके जमाने में वो जब यंग थी तो इतना पानी, वही हालत जो मैं रांची की बोल रहा हूँ, यहाँ पर होता था कि ये पानी पंप करके कंस्ट्रक्शन साइट से उनको डालना पड़ता था दूसरी जगहों पे, क्योंकि वो पानी भर जाता था जैसे ही गड्ढा खोदते थे नीचे से इतना पानी निकल रहा होता था। आज दिल्ली में आप ढूंढ लीजिए कहाँ है नीचे पानी की सरफेस के कितना नीचे चला गया है वो। तो हर जगह रिचार्ज वेल बन रहे हैं। अब तो मैंडेटरी है हर जगह पे सब कुछ करना हमें, वाटर हार्वेस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। और जब आप अभी जब बाकी जगहों की बात कर रहे हैं, तो इन सब के पीछे एक होता है लोगों की अपनी समझ, उसके साथ एक है पॉलिटिकल लीडरशिप, या एक कम्युनिटी लीडर्स की भी बात करता हूँ मैं, तो उसका विल पावर कितना है, पॉलिटिकल विल कितना है आपका। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली के द्वारका में रहता हूँ, जहाँ की
आज से अगर हम देखें तो 10 साल पहले पानी की बहुत समस्या थी, बहुत जोरदार दिक्कत होती थी, टैंकर से ही पानी आता था। लेकिन गवर्नमेंट बदलते ही ठीक है जी, वाटर सप्लाई ठीक हुआ यहाँ वहाँ, तो टैंकर माफिया गायब हो गया। पूरे बैंगलोर में मैं माफिया वर्ड नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन शायद कहीं पर दिक्कत है, क्योंकि बैंगलोर में इतनी बारिश होती है, कैसे मैनेज हो रहा है, रेन वाटर कहाँ जा रहा है कि पूरा शहर टैंकर पे चलता है। मुझे तो हैरानी होती है। चेन्नई आप मुझे, चलिए चेन्नई में तो शायद बैंगलोर से कम, बैंगलोर का तो काफी है। Around the year it rains. जब देखो बारिश होती रहती है। तो भाई मैं कहता हूं, जो जैसलमेर, अब जैसलमेर के पास पानी अभी आया है पिछले 20 साल में, जो जैसलमेर वहां सरवाइव कर रहा था, आप ना वो तरीके सीखने पड़ेंगे आपको पानी बचाने के। जो जैसलमेर वाले अपने ट्रेडिशनल तरीके से बचा रहे थे, वो टाके बना रहे थे, और रेन वाटर उनके यहाँ तो साल में 2 दिन बारिश हो रही थी, और उस बारिश का पानी जमा करके वो 4 महीने काम चला रहे थे। और आपके यहाँ तो साउथ में हर वीक में बारिश हो रही है, लेकिन आप उसको जमा करके कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ रोड फ्लड हो रहा है आपको उससे। सो कहीं पर तो गड़बड़ है, आपको समझना भी पड़ेगा। आपके पास ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी की कमी है, टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास मशीनरी भी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन विल पावर शायद उसकी कमी है सबसे ज्यादा। And also, Subodh ji, go ahead, Sonia, go ahead. Thank you. Also, like you said, the political will is definitely important, but I think individuals also want to know what to do on an individual level, that they can do a lot. आपने जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, बिल्कुल कर सकते हैं। possible to, yes, it is possible to do it on an individual level also. बिल्कुल कर सकते हैं। जी, that is और बहुत छोटे सॉल्यूशंस हैं जी, बहुत छोटे सॉल्यूशंस हैं, इम्प्लीमेंट करने की बात है। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपकी और बहुतों की जिंदगी बदल सकती है। ये समझना पड़ेगा आपको, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फ्यूचर, अपने आगे के जनरेशंस के लिए। Yes, बहुत सही कहा। Manasi, please. Yes, sure. थैंक यू सोनिया। सुबोध जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये हमको समझना पड़ेगा अपने लिए, खाली नहीं, आगे की जनरेशन के लिए। इसके साथ आपने ये भी बोला कि बारिश तो बहुत है और पानी नहीं बचा पा रहे हैं, और वही पहले जब बारिश कम थी, आपने जैसलमेर का एग्जांपल दिया, वहां लोग अपने नए तरीके निकाल रहे थे। इम्पोर्टेंट बात इसमें आपके मैसेज से ये कन्वे होता है कि पहले शायद नीड से हम लोग इनोवेशंस और अपने तरीके निकालते थे, जबकि आज पानी एक्चुअली इतना इजीली अवेलेबल है कि हम तरीके शायद निकालना नहीं चाहते हैं। टेक्नोलॉजी भी है और पानी अर्बन में ज्यादा मिल भी रहा है। ये सब चीजों के मद्देनजर हम ये भी देख रहे हैं कि सदियों से हमने देखा है हिंदुस्तानी समाज में, दुनिया की हर समाज में जो बदलाव आया है, कहीं ना कहीं आर्टिस्ट लोगों ने बहुत गहरा रोल प्ले किया है, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिल्म हो। तो मैं सुबोध एज एन आर्टिस्ट, जो एक आप चेंज मेकर भी हैं, अगर चाहे वो हाथ बोलिए या चाहे दूसरे इवेंट भी बोलिए, आप जो यंगर जनरेशन को मैसेज कैसे देना चाहेंगे कि वो इस टूल को, इस मीडियम को इतने अच्छे से यूज करें कि बिहेवियरल चेंज लाने में हम सफल हो, रादर देन कि हम सिर्फ देख लें और हम उस पर अमल ना करें। इस टूल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। अब जो आप लोग के साथ है, जो डॉक्यूमेंट्रीज पर्टिकुलरली, जो स्मॉल नोटिफिकेशंस होते हैं, तो आप यंगर जनरेशन को इस टूल को यूटिलाइज करने में, क्योंकि इसका मिसयूज भी हम देख रहे हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे जैसे उसको पॉजिटिवली भी यूज कर वीडियो, नेगेटिवली। तो वीडियो हो, फोटोग्राफी हो, राइटअप्स हो, क्योंकि आप काफी अच्छा लिखते भी हैं, आपका लेख पढ़ के बहुत मजा आया भी, मतलब, और ट्रांसलेशन भी करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप यंगर जनरेशन को इस टूल को सही तरीके से एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, बिहेवियरल चेंज लाने के लिए आप उनके लिए एक मैसेज दें। जी, अगर सचमुच आप पर्यावरण बचाना चाहते हैं, अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं, मैं बहुत बड़े बड़े शब्द ना इस्तेमाल करूं कि पर्यावरण बोलो और इकोसिस्टम बोलो और ये बोलो, मैं तो सीधे कहता हूं, आप अपनी दुनिया को बचा लो, आप जहां रहते हो उसको बचा लो,
उसको ठीक से मैनेज कर लो। और जब आपके पास कोई ऐसा टूल है जिसको आपने जितने सारे बताए, बेसिकली वो कम्युनिकेशन है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। अगर आप उसके प्रोफेशनल हैं तो उसमें पूरी तरह ईमानदार रहिए। आप कोई ऐसा पिक्चर पेंट मत करिए जो सच नहीं है। असली बात यह है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, आप एकदम सच्चाई पर अड़े रहिए। आप देखिए, जब तक अगर सच्चाई लोगों तक पहुंचती है तो दुनिया बदलती है। बिल्कुल। पर सुबोध जी, हमने देखा है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खड़े होके जब हमको ये बताते हैं कि वो एसिड युक्त आप क्लीनर यूज करिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमको ये बताते हैं कि ये फलाना आरओ यूज करिए, वो हमको दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी बहुत कम सेलिब्रिटीज आते हैं, क्योंकि जब मैं बोलूंगी कि वो सब यूज मत करिए तो वो मुझे नहीं सुनेंगे। शायद आपको सुनेंगे क्योंकि आप बैकग्राउंड में हैं, वो इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। आप सामने से नहीं बोल रहे हैं, आप एनिमेशन के थ्रू बोल रहे हैं, देखिए, फिल्म के थ्रू बोल रहे हैं। जी, हमेशा ईमानदारी की बात है। और मैं प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, आम जनता के लिए कहना कहूंगा कि जब आप कुछ देख रहे होते हैं, कोई भी चीज आप देख रहे होते हैं, तो आप सीधे एक बात उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि जो आदमी आपके सामने स्क्रीन पे कुछ बोल रहा है, क्या उसको वो बोलने के पैसे मिले, या अपने दिल से बोल रहा है, ईमानदारी की बात कर रहा है। अगर उसको पैसे मिले हैं तो वो कुछ भी बोलेगा, जो स्क्रिप्ट में है वो बोलेगा। आप तय कर सकते हैं, एक्टर है जी, एक्टिंग कर रहा है। वो ऐड कर रहा है, उस ऐड के उसने करोड़ों रुपए लिए हैं अगर, तो फिर आप समझ ले कि वो उसमें कितनी ईमानदारी होगी। हो सकता है बहुत अच्छी चीज हो सकता है बहुत बुरी चीज हो। और तो सुबोध जी, क्या आप नहीं बोलेंगे कि ये जो इम्पैक्टफुल टूल है उसका यूज, जिसके लिए ही मैंने आपसे ये सवाल पूछा, वो कितना इफेक्टिव है? क्योंकि हम पिछले 10-15 साल में देख रहे हैं कि वाटर फिल्टर्स का जो इन्वेजन हुआ है हमारी सोसाइटी में, तो इसलिए मैं ये आपसे यंगर जनरेशन के लिए मैसेज इसलिए चाह रही थी कि जो ईमानदारी से उसको यूटिलाइज करें। अगर ये इतना इम्पैक्टफुल टूल है और हम देख रहे हैं सदियों से ये आर्ट, मैं सभी मीडियम ऑफ आर्ट को यूज करूंगी, डॉक्यूमेंट्री बनाना तो एक वन ऑफ द मेजर इम्पैक्टफुल टूल है। अगर इतना इम्पोर्टेंट टूल हमारे पास है और हमारे पास इतना गहरा प्रॉब्लम है समाज में जो कि वाटर क्राइसिस है, कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे लोग शायद उस क्राइसिस को आज फेस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उस टूल को वहां तक उस हद तक यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वाटर क्राइसिस जाके गरीबों को समझाना और कि वो पानी अच्छे से यूज करे, वो कहीं ना कहीं अगेन वो थोड़ा सा हिपोक्रेसी है, क्योंकि वाटर क्राइसिस क्रिएट करने वाले तो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल वो वेल ऑफ है, अर्बन है। वो वैसे ही है जैसे मेरे ख्याल से एजुकेटिंग एजुकेटेड कैसे करें, आप बताइए, एजुकेटिंग एजुकेटेड कैसे करना चाहिए? मैंने कहा लोग जैसे अब यहाँ है, मैं दिल्ली के कुछ इलाकों में देखता हूँ, तो लोगों ने जो अगर कुछ साल तक पानी की कमी झेली तो उनको समझ में आ गया, और अब जब पानी की रेगुलर सप्लाई भी मिलती है तो वो वेस्ट नहीं करते हैं। थोड़ी तो समझ आ गई है लोगों को। जहाँ पर और जहाँ पर आपका जहाँ आरओ इस्तेमाल करना मजबूरी है कि वो हार्ड वाटर है, आपको लगाना ही पड़ता है क्योंकि आप कुछ और है ही नहीं कोई सोर्स, वहां पर भी देखता हूँ कि लोग अब आरओ से जो रिफ्यूज वाटर है जो बहुत ज्यादा निकल रहा होता है, उसको भी लोग जमा करके रीयूज कर रहे होते हैं कि घर में पोछा लगाने में इस्तेमाल कर लो, या बाहर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो उतनी सैलिनिटी बर्दाश्त कर सकते हैं तो वहां डाल लो। तो वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। एक तो वो है कि जब तक लोग खुद झेलेंगे नहीं तब तक, एक पुरानी कहावत है ना, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो उसके लिए खुद ही मरना पड़ता है अगर स्वर्ग देखना है आपको तो। ऐसे ही है। और जब तक अपने फिर है कि, लेकिन उसमें कम्युनिकेटर्स की भूमिका बहुत है, उनका रोल है जो उनको करना चाहिए कि हर कोई झेल कर ही नहीं सीखता, कुछ लोग आपकी बातों से भी सीखते हैं। आप अच्छे से कम्युनिकेट करें, आप ढंग से लोगों को बताएं तो लोग समझते हैं। और जैसा आपने कहा ना कि वो जो प्रिविलेज्ड क्लास है जिसके पास सब कुछ है, एक्चुअली वो सबसे ज्यादा इग्नोरेंट है।
जी वो सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। उसको लगता है कि ठीक है, मनी पावर मेरे पास है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, मैं क्यों ना खरीदूं। जी बिल्कुल। तो Right. भाई Yeah, Subodhji, in this context, I would just like to add something. Since आप इतने अच्छे jingles, tunes आप लाते हो, so beautiful. Somehow podcasts, people that, the audio part is Yeah. becoming very important now. हाँ, हम सोचते हैं कि वीडियो पावरफुल है, लेकिन ऑडियो इज बिकमिंग equally powerful now, as I get feedback from many people I speak with, because you can listen to the audio and you can do something else, like काम हो या ड्राइविंग हो, कुछ भी हो, you can do that and you can still listen. So that can become a very powerful tool also. And in this matter, I think, your powers can be very well utilized, क्योंकि ये छोटी छोटी जो कैंपेन्स होती है और जिंगल्स होती है, that can be really marvelous. So I would request that if you can please continue to do these, it will be really beneficial in this matter. जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। आपका AIR का तो शो चलता ही है। हम उम्मीद करेंगे कि आप किसी तरह AIR को भी कन्विंस करिए कि एक वाटर सीरीज चला पाए। आपके दूरदर्शन में बहुत अच्छी पहचान है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप उनसे भी बोल पाए कि हाँ, एक वाटर कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज इस सेशन को क्लोजर की तरफ लाएंगे। Before I go for the thank you for all of you. Sorry, I'm struggling with Hindi and English. मैं सबसे पहले अनाउंस करना चाहूंगी, अगला वेंसडेज फॉर वाटर हमारा जून 28 को है, जिसमें हम एक साइंटिफिक सेशन है हमारा। वेंसडे को अक्सर हम उस फॉर्मेट पे रहते हैं। हम बात करेंगे अर्बन रिवर्स एंड लुकिंग एट इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। और अगला फ्राइडे जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आता है, और उस दिन हम बेसिकली 7 जुलाई जब हम बात करेंगे वाटर टॉकीज पे हम आएंगे और हम एक फिल्म पे डिस्कस करेंगे। हम फिल्म के किरदारों को बुलाते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को बुलाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे पहले सोनिया को धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने आज ये सेशन को कंडक्ट किया और अपना समय निकाला। और डेफिनेटली सुबोध जी, आप इतने समय से मैं आपको जानना चाहती थी और आपको जान पाई हूँ, तो बहुत बहुत आभार कि आप इतना समय निकाल पाए हमारे लिए। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू बोलूंगी और अपोलोजाइज भी करूंगी कि आज हम इतने लेट शुरू किया, क्योंकि हमारा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया। पर चूंकि ये सेशंस रिकॉर्ड होते हैं, तो हम इसको एडिट करके ठीक तरह से हम बाकी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। Please do stay tuned with Wednesdays for water, Friday waters, and Monday munching for women with water. And we will continue doing our sessions. We are inching towards 200 sessions, including all the 3 sessions every week. And we look forward to your continued support and encouragement in these water sectors, because as a team of W4W Foundation, all volunteers here, we strongly believe that water conversations are extremely crucial to work towards water conservation, and let us try to make water everybody's business. Thank you so much, all of you. Please take care of yourself and look forward to having more and more conversations with all of you to bring the required change in the society. Subodh ji, once again, lot of thank you, and मैं आपके साथ देखती हूँ कि आगे हम और क्या काम कर सकते हैं और आपसे क्या सीख सकते हैं। Thank you.